नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। यूपी में 3 चरणों की सियासी लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन चौथे चरण में जंग अब खिला बचाने की भी है, क्योंकि इस बार अखिलेश का गढ़ अखाड़ा बन चुका है और जंग बेहद तूफानी है। बीजेपी सपा के दुर्जय किले पर विजय पताका लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, तो सपा कांग्रेस भी चुनावी भवसागर पार करने की जुगत में है। चौथे चरण के तहत देश की 96 सीटों और यूपी की 13 सीटों पर चुनावी जंग होनी है। ऐसे में उन्नाव से साक्षी महाराज की साख दांव पर है, तो लखीमपुर में टेनी की टेंशन बढ़ी हुई है। वहीं मुलायम का गढ़ कहे जाने वाले इटावा में दोहरे पर दांव लगाया गया है। कन्नौज से अखिलेश की भी अग्नि परीक्षा होनी है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 130 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। चौथे चरण में शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच लोकसभा सीटें शामिल हैं। तो देखिए, 3 फेसेस का इलेक्शन खत्म हो चुका है और इन 3 फेसेस में देश की बात करें तो 284 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं, यानी कि आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहां 26 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब बारी जो है वो चौथे फेज की है और इस चौथे फेज में यूपी में सबसे ज्यादा 13 सीटें शामिल हैं। इन 13 लोकसभा सीटों पर कौन 20 साबित होगा और कौन यहां पर कितना दमखम दिखा पाता है, क्योंकि ये वो 13 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें बीते लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो बीजेपी के सामने खुद को खड़ा हुआ पाती है और कितनी टक्कर दे पाती है। और साथ ही यहाँ पर इंडी अलायंस की भी अग्नि परीक्षा होनी है। जिस तरीके से कल कन्नौज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच साझा करते हुए नजर आए और ये मैसेज देने की कोशिश की कन्नौज की सीट पर कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी किया गया, लेकिन दरअसल में जो भीड़ जनसभाओं में उमड़ती है वो वोटरों में कितना कन्वर्ट हो पाती है, ये 13 मई की तारीख बताएगी। हमारे साथ बीजेपी से बालकृष्ण पांडे जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से अनिल शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इसके अलावा हमारे साथ आरएलडी से हैं मयंक त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत आपका भी। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बहुत स्वागत, अभिनंदन दिलीप साहब आपका भी। शुरुआत दिलीप साहब आपसे करना चाहूंगा। चलिए, दिलीप जी से मैं सवाल लूंगा, लेकिन मेरा जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी से है कि 13 लोकसभा सीटें, और देखिए अभी आपके पास तो बचाने के लिए और जीतने के लिए ये पूरी 13 लोकसभा सीटें हैं। किस तरीके की तैयारी और कितना चैलेंजिंग है चौथा चरण, पांडे जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर क्षण को भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक दल होने के नाते, लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते चुनौती को हर क्षण वो चुनौती को स्वीकार करती है। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करने के कारण ही हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछली बार 13 में 13 सीटें हम जीते हैं। पिछली बार आपने अभी कन्नौज की बात की तो पत्नी मैदान में थी, इस बार पति मैदान में है। 2 लड़कों की जोड़ी, ऐसा तो है नहीं कि पहले कई बार पहले नहीं आई है, एक बार फिर 2 लड़कों की जोड़ी मैदान में है। तो कुल मिला के इस जो चुनाव है, ये इस बार का 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये परिवारवाद बनाम प्रजातंत्र का चुनाव है। एक तरफ 2 परिवार के लड़के खड़े हैं, एक तरफ एक गरीब घर के चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए और विश्व के पटल पर मजबूत नेता बन के उभरे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। एक तरफ 2 सामंतवादी लोग हैं, एक तरफ फिर कहना चाहूंगा कि वही गरीब और पिछड़े वर्ग से आने वाले चाय बेचने वाले के घर से खड़ा हुआ एक मजबूत नेतृत्व है। एक तरफ 60 साल का भ्रष्टाचार है, 60 साल की इस देश में पैदा की गई गरीबी है। दूसरी तरफ इन 10 वर्षों में
25 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में गरीबी रेखा से ऊपर ले आने का काम किया गया है। तो कुल मिला के देश का जो जनमानस है, उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है, ये दो शहजादों की जोड़ी जी और दो सामंतवादियों की जोड़ी के बारे में बहुत ठीक से जानती है। पुनः हम चौथे चरण के मतदान में 13 की 13 सीटें और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें और भारतवर्ष में एनडीए 400 के पार जाने जा रहा है। सुब्रत पाठक की टेंशन बढ़ी हुई है कन्नौज में? नहीं, सुब्रत पाठक जी सांसद रह चुके हैं। जिसकी पत्नी हारी वो टेंशन उसको होगी कि सुब्रत पाठक की होगी जो हरा के आया। नहीं, पहले मुकाबला नेपाल से था कथित तौर पर, अब मुकाबला पाकिस्तान से है। भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे अखिलेश यादव जितना सनातन द्रोही बात कर ले, जितना शरीयत की बात कर ले, जितना मुस्लिम तुष्टीकरण कर लें, लेकिन कन्नौज की जनता पुनः सुब्रत पाठक जी को कन्नौज के चुनाव में विजयी बनाएगी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में, सुब्रत पाठक जी के नेतृत्व में कन्नौज विकास की राह पे है। ठीक है, प्रजातंत्र बनाम परिवारवाद की लड़ाई, दो शहजादे, दो लड़के और लड़ाके मैदान में है, लेकिन क्या गुल खिलाएंगे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, धर्मेंद्र जी। परिवारवाद कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए किस तरीके के आरोप लग रहे हैं, और आरोप ये भी लग रहा है कि हम एक बार फिर से धराशायी करेंगे। देखिए रामकिरण जी, पहले तो सबसे पहले तो एक शब्द पे मुझे घोर आपत्ति है। आपने किस तरह से कहा कि पहले लड़ाई नेपाल से थी, पाकिस्तान से लड़ाई। तो मैंने नहीं कहा साहब, मैंने नहीं कहा धर्मेंद्र जी, ये सुब्रत पाठक के कथित तौर पर किए बयान का मैंने हवाला दिया। उन्होंने कहा था कि पहले जो मुकाबला था तेज प्रताप का, वो नेपाल से था। आप जिम्मेदार चैनल हैं जी, किसी के उल जलूल बयान को जो है मैंने कथित तौर पर पहले इस्तेमाल कर दिया। अगर आपने गौर किया हो तो कथित तौर पर इस्तेमाल किया मैंने। सुब्रत पाठक को मालूम है कि यहाँ ऐतिहासिक हार हो रही है। मैनपुरी और कन्नौज में इस बात की सिर्फ लड़ाई है कि सबसे ज्यादा अंतर कहाँ से रहेगा जीत का। मैनपुरी ज्यादा वोट से जिता के भेजेगी आदरणीय डिम्पल जी को, कि अखिलेश यादव जी को कन्नौज जिता के भेजेगा। इससे ज्यादा वहां कोई लड़ाई नहीं। अब आते हैं मूल मुद्दे पर जी। सवाल यह है कि जनता इसमें दो लोगों की जोड़ी और इससे ऊपर उठ करके जनता ये पूछना चाहती है कि आपने वादा किया था कि गाय माँ की रक्षा करेंगे, कसमें खाते थे गाय माँ की, और गाय बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से आप 250 करोड़ रुपए चंदा लेकर के उनको बीफ की इजाज़त दे देते हैं। आपने वादा किया लोगों के स्वास्थ्य सुविधा अच्छी करने की, कोविड मैनेजमेंट की। आपने उन कंपनियों से पैसा लेकर के जिनके सैंपल्स फेल थे, आपने लोगों से ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का उनको लाइसेंस दे दिया। हज़ारों करोड़ रुपया जो है जिनके सैंपल 7-7 बार फेल रहे, उनसे आपने लिया पैसा, और उनकी फर्जी दवाइयाँ बाजार में बिकती रहीं, जिससे करोड़ों नागरिकों, लाखों नागरिकों की जान चली गई। कोविड में किस तरह से उनको अंत्येष्टि तक का मौका नहीं मिला, गंगा मिला से फेंकी गई। सवाल जनता पूछ रही है, देखिए बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे हैं नौजवान पूछ रहा है कि आपने हमसे वादा किया था नौकरियां देने का, और आपने उल्टा जो है बेरोजगारों को उनके हाल पर छोड़ दिया। जनता किसान ये पूछ रहा है कि आपने वादा किया था कि 2022 तक आपकी आय दोगुनी कर देंगे, आपका जीवन स्तर बदल देंगे, और जब दुनिया में भारत का नाम का डंका बचेगा तो उसमें किसान, नौजवान, गरीब, छात्र आदि आबादी भी मजबूत होगी, एम्पावर्ड होगी। हुआ क्या? किसान को बेहाल कर दिया, किसान आत्महत्या को मजबूर है। आपने आधी आबादी की चिंता की थी, बात की थी कि सशक्त होंगी। आपने जिस तरह से देखा कठुआ में क्या हुआ, कठुआ के रेपिस्टों का आपने माला पहनाया, किस तरह से हाथरस के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, उस बेटी को, उसके परिजनों को जो है अंत्येष्टि करने का मौका नहीं दिया, और ऐसा शायद ही सेम की बात है कि तेल डाल करके उस बिटिया को जलाने का काम किया। आपने गुजरात के अंदर क्या हुआ, आप मणिपुर में देख लीजिए किस तरह हमारी बहनों की इज्जत तार तार होती रही, आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मुस्कुराते रहे। और तो और किस तरह से आप देखिए इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करने वाली, अलग पार्टी की बात करने वाली आप तमाम नेताओं को, आज एक पार्टी के हमारे गठबंधन के बड़े नेता केजरीवाल जी ने खुला प्रश्न उठाया कि किस तरह से आपने शिवराज को, वसुंधरा जी को, रमन सिंह को, जो लोग अपने यहाँ जीत करके आए थे, आपने हाशिए पर उनकी राजनीति खत्म कर दिया, किस तरह से खट्टर खत्म कर दिया। और अगला निशाना आपने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बनाया। जनता जानती है, गाँव गाँव इस बात की चर्चा है कि अगर चुनाव बीत जाएगा तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी को निपटा देंगे। आपके डर का आलम है कि आपने देखे किस तरह से मैनपुरी के अंदर ऑडियो म्यूट करके जो लोग नारे लगा रहे थे महाराणा प्रताप के सम्मान में, हर नौजवान उनसे गर्वित रहता है, उनसे प्रेरणा लेता है। जब मातृभूमि की रक्षा की बात आती है तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर रहता है, और वहां नारे लगाए जा रहे थे। और आपने म्यूट करके किस तरह से समाज में, धर्मेंद्र जी के साथ मुख्य सहमति है क्या आपकी?
मैं एक लाइन में बता दूं जी। जब समाजवादी पार्टी के अराजक तत्व शांति की बात करने लगे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि देश और प्रदेश शांति की राह पे चल चुका है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए सर। मेरी बात नहीं ठीक है, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। मुझे एक लाइन इसका भी जवाब दीजिएगा प्लीज। कह रहे हैं कि बाबा को चुनाव बाद निपटा दिया जाएगा। एक तो जब विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, जब सारे भ्रष्टाचारी एक होके एक मत में किसी व्यक्ति का विरोध करने लगे, ऐसे व्यक्ति का विरोध करें जो देश के जन नेता ही नहीं अपितु विश्व के भी सर्वमान्य नेता हैं, तो इसका मतलब कि भ्रष्टाचारियों को डर लग चुका है। 10 सालों से भ्रष्टाचारी भयभीत हैं, भ्रष्टाचारी लगातार जेल में जा रहे हैं और उनको भ्रष्टाचार करने का कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है। जब इस देश में राहुल गांधी जैसे लोग कहें डरो मत और वो अमेठी छोड़ के रायबरेली से चुनाव लड़े, तो इसका मतलब कि कांग्रेस, राहुल गांधी और कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन डर चुका है। जब आप हमारे नेता कई होर्डिंग्स हमने देखे, कई शहरों की होर्डिंग्स हमने देखी, नरेंद्र मोदी उसमें अकेले इंजन के तौर पर वहां पर खड़े हुए लगे हुए हैं, उनमें योगी का चेहरा कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे साथ अनिल शर्मा जी, दो शहजादों की जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी चौथे फेज में? रामकृष्ण शुक्ला जी, सबसे पहले तो ये कमाल दिखा दिया दो नौजवान की जोड़ी ने कि अमेठी के अंदर इस तानाशाही सरकार ने भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी। एक ब्राह्मण होने के नाते आपको भी ये और हमारे बालकृष्ण पांडे जी भी एक ब्राह्मण है, इनको ये मालूम होना चाहिए कि भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा पर रोक लगाना कितना निंदनीय है। दूसरी, दो नौजवान नेताओं की जोड़ी का ये कमाल है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। ये जिस प्रकार की उलझुल बातें करते हैं, आप देख लीजिए, पहले चरण का चुनाव था जी, तो ये लोग मुस्लिम लीग और मटन पर आए जी। दूसरे चरण का चुनाव आया, मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए। तीसरे चरण का चुनाव खत्म होते ही ये अडानी अंबानी पर आ गई, काले धन पर आ गए, भरे टेम्पो पर आ गई। लेकिन अगर चौथे चरण का चुनाव खत्म होते होते कहीं ऐसा ना हो इनकी सांसें बंद होना शुरू हो जाए और जलूल बातें करने लग जाए, अभी जैसे हमारे बालकृष्ण पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे कांग्रेस के नेता को भागने की जरूरत पड़ गई, अमेठी छोड़ रायबरेली आ गए। भाई इतना मुझे भी बता दीजिए कि मोदी जी को बड़ोदरा छोड़कर बनारस आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या हार का डर था बड़ोदरा से? जवाब बालकृष्ण पांडे जी जवाब। ठीक है शर्मा जी जवाब ले लेते हैं। हार का डर नरेंद्र मोदी को। मोदी जी बड़ोदरा से और बनारस से 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह बहुत ही ज्यादा मार्जिन से जीते। काशी के नाते, सनातन मतावलंबी होने के नाते काशी का सांसद उन्होंने रहना स्वीकार किया। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण है, परशुराम की यात्रा, इस प्रकार की इन्होंने कुछ बातें की। ये प्रशासनिक बातें हैं, चूंकि चुनाव आयोग के हाथ में है कब कहां रोक लगेगी, क्या सुरक्षा का विषय है, वो प्रशासन का निर्णय है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कांग्रेस के आप प्रवक्ता हैं और आपके शहजादे पाकिस्तान परस्त बात करते हैं। ठीक है, वनों में जब भगवान राम का मसला होगा, भगवान राम का मसला होगा तो आस्था का विषय होगा और भगवान परशुराम की बात होगी, परशुराम की बात होगी तो मयंक त्रिवेदी जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। त्रिवेदी जी, मयंक जी, बागपत बिजनौर का चुनाव बीत चुका है पहले दूसरे फेज में, अब क्या कुछ रिएक्शन मिल रहा है? किस तरीके का साथ बीजेपी के साथ निभा पा रहे हैं? जी मुझसे प्रश्न है ये। मयंक त्रिवेदी जी, आरएलडी। रामकृष्ण शुक्ला जी, पहले तो परसों जो मतदान है पिछले 3 चरण में देखा गया है कि मतदान का प्रतिशत जो है आशा अनुरूप नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो हम जो भी वोटर हैं उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि परसों बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। दूसरा, अभी आपने एक प्रश्न मुझसे किया कि अब बीजेपी का साथ किस तरीके से, तो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ हम लोग पहले भी थे और अब भी हैं। और अभी जैन जी जैसे हाथरस में उनकी एक चुनावी सभा हुई, दिल्ली में चुनावी सभा होने वाली है, तो बढ़ चढ़कर जैन जी पूरा एनडीए का साथ दे रहे हैं और उम्मीद है भाई इस चौथे चरण में लगभग मैं समझ रहा हूँ 39 सीटों पर चुनाव हो जाएगा। चवन्नी पलट गई। अगर मैं बोलूंगा, अभी बीच में ना बोले जो है शर्मा जी,
चवन्नी पलट गई है, पटकनी है, इसको आपको पता चलेगा चुनाव परिणाम के बाद। अरे खुद आपके नेता ने ये कहा था कि नहीं उस शर्मा जी उस बयान को आप समझ नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए, इसीलिए अभी भी उभर नहीं पा रहे हैं उसको, उस चीज को। वो पलटना और पटकनी में बड़ा अंतर होता है। इस बात इतनी समझ नहीं है। पहले आप अपनी नहीं, किसानों की आवाज पहले भी उठा रहे थे, आज भी उठाएंगे, उठाते रहेंगे, आज भी उठाते रहेंगे। जब किसानों के लिए जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी कहाँ थे? बाहर विदेश में छुट्टी मनाने गए थे। जब यहाँ पर सब किसान बैठे हुए थे तो राहुल गांधी बाहर छुट्टी मनाने गए थे। कितनी बार दिखाई पड़े सड़कों पर? कुछ जवाब है आपके पास? या सिर्फ चीखना है आप लोगों को अननेसेसरी बातों पे? जब और कांग्रेस के नेता भी गए, कोई कुछ नहीं किया। वो सारी चीजें किस लिए गए और क्या किए, वो सारी चीजें है। जब चुनाव होता है तो बरसाती मेढक की तरीके से निकल आते हैं, बाकी जनता से इनका कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, दूसरा, अभी आपने जब समाजवादी के प्रवक्ता जी से पूछा कि पूरे प्रदेश के बारे में, तो समाजवादी के प्रवक्ता ने सिर्फ 2 सीटों का नाम लिया, एक कन्नौज और मैनपुरी, और इस बात की चिंता है कि भैया और भाभी कितने मार्जिन से जीतेंगी। उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम नहीं लिया। यानी ये पूरा खेल कुल मिला के ये है कि किसी तरीके से परिवार को बचाना है, परिवार की लड़ाई चल रही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो एक तरफ परिवारवाद है और दूसरी तरफ ये है जो जनता के लोग हैं, जो जनता के सेवक हैं, वो किस तरीके से लगे हुए हैं। तो इनके पास सिर्फ ये है कि किस तरह, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे डिंपल यादव हो, सिर्फ परिवार को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। प्रवक्ता के मुंह से पूरे प्रदेश का जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ यह है कि कन्नौज में इतना बड़ा मार्जिन और मैनपुरी में इतना बड़ा मार्जिन, बाकी सीटों की इनको कोई परवाह नहीं है। इसीलिए आप देख लीजिए कि इनका पूरा फोकस कन्नौज, मैनपुरी, बदायूं, जो इनके अपने परिवार की सीटें हैं, सिर्फ उन पर है। ठीक है दिलीप यादव जी, ये जो चुनाव है चौथे फेज का, इसको अगर इस तरीके से भी समझें कि इसमें 5 सीटें सुरक्षित हैं और इन 5 जो सीटें सुरक्षित है, दलितों की बात हुई, पिछड़ों की बात हुई और बहुत सारी बातें आरक्षण की भी हुई, तो उन तमाम बातों का क्या कुछ असर इस चुनाव पर पड़ सकता है? दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि अखिलेश यादव ने आखिरी वक्त में कन्नौज से पर्चा भरा, क्या बीजेपी के पास वक्त होता तो क्या सुब्रत के बजाय कोई और कैंडिडेट खड़ा किया जा सकता था क्या? देखिए, जो रणनीति रही है समाजवादी पार्टी की कि पहले जो है दूसरे कैंडिडेट को ले आए हो जी, और उसके बाद स्वयं अखिलेश यादव जी जो है आए, तो एक तरह से जो है जिस उत्साह के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जो है सोची थी कि सुब्रत पाठक निकल जाएंगे, तो उस पैतरे को जो है ऐसा दाव मारा अखिलेश यादव ने कि जो है वो चारों खाने चित हो गए। वहाँ का कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। रही बात ओवरऑल जो है, जो तीनों चरणों की जो है चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, उसमें जो है इंडिया अलायंस जो है आगे जा रही है और अगला जो चौथा चरण है उसमें भी जो है इंडिया अलायंस आगे जा रही है, क्योंकि जो महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाएं, अन्य ज़रूरतों की बातें रही हैं, उस पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है डबल इंजन की सरकार 10 साल की जो है मोदी की। और लेकिन यहाँ तो आप तो महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसानों की बात आम जनता कर रही है, आप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चुनाव होता तो राहुल गांधी वहाँ से जीत जाते। मैं उस पर भी आता हूँ जी। जो विपक्ष के लोग हैं, दरअसल आप जैसी मीडिया, हम जैसे बोलने वाले लोग रहते हैं तो मज़ा आता है, लोग बोलते हैं और आप दिखाते भी हैं। जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखाती है। धरातल पे ये हो रहा है कि जो है सारे विपक्ष के लोग जो है, इंडिया गठबंधन के लोग पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी के साथ जो है नरेंद्र मोदी जी एंड कंपनी में एनडीए वगैरह हो गए, सभी का जवाब दे रहे हैं, किसी भी मुद्दे को जो है छोड़ नहीं रहे हैं और इनको जो है जवाब देते नहीं बन रहा, जवाब दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो है जो 10 साल की सरकार जो है रही है केंद्र की और यहाँ पे जो है 7 साल की रही है, उनकी उपलब्धियों में देखा जाए तो जो है निश्चित तौर पे जो है भारी गिरावट आई है और लोगों ने मन बना रखा, चाहे आरक्षण के मुद्दे पे हो, चाहे दलित के मुद्दे पे हो, चाहे जो है बेटियों के साथ जो है जो बलात्कार का मामला हो, चाहे रवन्ना जैसे लोगों के साथ जो है मोदी जी जो है चुनाव प्रचार में जो है जाते हो, या जो है बीएचयू का कांड हो, इन सब चीज़ों से आजिज आ चुके हैं और फिर जो है बदलाव की जो है तरफ बढ़ रहे हैं। और दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कतें ये आ रही हैं कि जो है धरातल पे जो है विपक्षी जो है इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, लेकिन ये जो आप वोट बीच में फिर गिरा हुआ है,
दिलीप जो वोट फीसद जो गिरा हुआ है जी, वो क्या दर्शा रहा है? वोट फीसद से जो है दोनों तरफ के नुकसान है, लेकिन जो वोट फीसद गिरे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गिरे हुए हैं। हकीकत का यही जो है पूरी तरह से जो है एनालिसिस है। और हमने सिर्फ जो है हम आपके पास आके ही नहीं बात कर रहे हैं, हमारे जो है पत्रकार बंधु लोग हैं, हम सामाजिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि जो है पूरी तरह से जो है जो एनडीए गठबंधन है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो 150 से 180 के बीच में ही सीटें आएंगी। और इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से जो है सरकार बना रही है। 4 जून को आप देख लेंगे। अनिल शर्मा जी, एक सेकंड जी जी, ये जो दिलीप जी ने जो कहा है वो ये नहीं लग रहा है कि एक पत्रकार की वो एनालिसिस है, ये हमको ये लग रहा है कि जैसे इंडिया के प्रवक्ता के तरीके से काम कर रहे हैं। और इनका एक आपको दरअसल क्या है, एक सेकंड बोल लीजिए एक शब्द का यूज किया है कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी। हाँ, तो ये शब्द का कोई मतलब नहीं। अगर कंपनी की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे विपक्ष चला रही है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, मैं आपको वही बता दूं। और चौधरी जयंत सिंह ने हमारी बागपत सीट पे ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिसको आप यकीन करिए कि आज की तारीख में राजकुमार सांगवान जी के पास स्मार्टफोन तक नहीं है, तो कार्यकर्ताओं को कैसे बढ़ाया जाता है? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चल रही है, नरेंद्र मोदी कंपनी, ये शब्द अपने आप में गलत है। ये अपने आप में गलत है जो आपने कहा है। केवल इतना संशोधन कर लीजिए, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के बजाय नरेंद्र मोदी गुजराती कंपनी, केवल 2 लोग नहीं, कंपनी आप सुनेंगे, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। नहीं, मैं एक मिनट बात रहे आप। नहीं, मयंक जी आपसे मैं जो है एक बात सुने आप। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी में कह रहा हूं, कहूंगा इसलिए कि हर जगह पे जो है आप बात को समझ नहीं रहे। पूरे देश में जो है जितने भी पोस्टर बैनर लग रहे हैं सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी है, सर सिर्फ नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा कोई नहीं। क्या जयंत चौधरी को जो है वो तवज्जो मिला जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर जगह नहीं मिला है? नरेंद्र मोदी के पीछे जो है चौधरी साहब जो है वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है क्या मतलब कि वो प्रधानमंत्री हैं? वो एक पार्टी के आरएलडी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पूरा सम्मान मिला है। और सम्मान चौधरी चरण सिंह को मिला है, वो पूरा सम्मान है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का जो सम्मान मिला है वो आज तक किसी सरकार ने किया, तो बीजेपी ने किया। तो उस सम्मान से बढ़ के कोई सम्मान नहीं है कि हमारे मुखिया को भारत रत्न का सम्मान मिला। सर एक एक करके अपनी बात करिए, एक एक करके अपनी बात करिए। लेकिन सम्मान के हकदार जो है दिलीप जी वो मयंक चौधरी को जो है नहीं मिला। आपको शायद दर्द हो रहा है, मत करिए। आप वहां चले गए, आज 4 दिन से वहां चले गए, क्या लिखा है तो प्रवक्ता बन के बात मत करिए। धर्मेंद्र जी क्या लगता है, धर्मेंद्र जी क्या लगता है जी, ये औरंगजेब और बाबर के समर्थक टाइप के लोग हैं, ये कभी इस पे नहीं बोलेंगे कि एक मुख्यमंत्री ने अपने बाप को धक्का दे दिया। ये सैफई खानदान और परिवार में होता है, इस पे सैफईवादी विश्लेषक नहीं बोलेंगे। सैफईवादी विश्लेषक इस बात पे नहीं बोलेंगे कि जब सैफई में नाच चल रही थी तो मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, आडवाणी जी को आपने निरीह कर दिया, जोशी जी को किनारे बैठा दिया। आप कैसी बात करते हैं? सम्मान की बात तो आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आपने तो ठीक है, बालकृष्ण जी जवाब दे लेते हैं। ठीक है सर, मोदी जी खड़े रहते हैं उनको धक्का दे रहे हैं। राजनाथ सिंह को मंच में माले में से सर निकाल के किनारे खड़े होते, मुख्यमंत्रियों को किनारे हटा देते। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री पैदल चलाते हैं, आप सम्मान की क्या बात करें? समर्थक हैं। अब इनको चुप कराइए, जवाब ले। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए 56 इंची सीना और पूरे देश में डंका की बात कर रहे थे। मैं सैफई में नाच होता था, सैफई में नाच होता था, मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था। क्या गोरखपुर में मेला नहीं है? गोरखपुर महोत्सव नहीं मना रहे हैं? ये नाच कौन सी बात है? ये गलत परसेप्टिव बंद करें। और इस पर बहुत चुनाव लड़ चुके हैं, 14 से लेकर के 10 साल राज कर चुके हैं। अपने काम पे जवाब दें। सैफई में क्या होता था उसका जवाब जनता देगी। इनको परिवारवाद आपसे बड़ा कौन है? आपकी एक लंबी फहरिस्त है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपके लखनऊ में जहां बैठे राजनाथ सिंह आप कल्याण सिंह उनके बेटे एमपी, उनका नाती मिनिस्टर है। अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल, येदुरप्पा उनका बेटा है, विजय पाटिल उनका बेटा। आपकी तो बड़ी लंबी, आप कौन परिवार जैसा आप परिवारवाद पर ठीक है धर्मेंद्र जी, नहीं मेरा धर्मेंद्र जी ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। मेरी बात पूरी हो जाने दे सर, 30 सेकंड जी। भाई प्रवक्ता आरएलडी के बड़ी लंबी बातें कर रहे थे। मैं बिल्कुल दिलीप जी सहमत हूं, कोई सम्मान नहीं मिला। हमने जिन्होंने
चौधरी चरण सिंह जी के किसान आंदोलन, किसानों को 700 किसान मर गए, किसानों को लाठियों से पीटने वाले, वाटर कैनल चलाने वाले, कीले ठोकने वाले, जिन्होंने, बस हमारी बात मैं सुन रहा था, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, जिस तरह से उनकी विरासत को, उनकी विरासत को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया। चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया, आज दुनिया में नहीं है, और उनकी 0 सीट हो गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए न केवल उनको उनसे सीटें दी, राज्यसभा में भेजा, और किसान आंदोलन के साथ चौधरी जयंत चौधरी जी ने जो धोखा किया है, मौजूदा मुद्दे पे बात कर लेते हैं। ठीक है, शांत रहिए आप लोग। दिलीप जी, ये जो लगातार परिवारवाद का आरोप लग रहा है, और इस डिबेट की शुरुआत में बालकृष्ण पांडे ने यही बात कही कि ये जो चुनाव है वो परिवारवाद बनाम प्रजातंत्र है। देखिए, एक बात बताएं, परिवारवाद कहाँ नहीं है जी? भारतीय जनता में परिवारवाद नहीं है, या जो है गुंडों की पार्टी नहीं है, या माफियाओं की पार्टी नहीं है। आप किसकी बात करेंगे? राजनीति ऐसी चीज है इतनी गंदी। रामकृष्ण जी, इनसे एक प्रश्न पूछ लीजिए कि क्या उत्तर प्रदेश में सैफई परिवार के अलावा कोई यादव नहीं था जिसको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता था? बहुत से थे, बहुत से पाए हैं, बहुत से थे, बहुत से पाए हैं। आप बीच में बोलेंगे, छोड़ के गिरा दीजिए आप। आपके यहाँ माफिया लोग पैदा हैं। टेनी जो है आपके यहाँ लखीमपुर खीरी से लड़ रहा है। आपका जो है ब्रजभूषण शरण सिंह क्या बात करते हैं? परिवारवाद की बातें करते हैं। बैठ के शांति से बैठे पहले। दिलीप जी आप जो हमें किसी पार्टी का प्रवक्ता ना बनवाएं, ठीक है? आप दिलीप जी साहब ये भी याद करिए कि समाजवादी कितने लोग हैं। आप ये बात करें, दिलीप जी समाजवादी में कितने हैं? समाजवादी पार्टी किसको टिकट रामजी जी जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी। रामजी जी जो है मना देश को नागरिक नहीं है। जी, आप कह रहे थे कि जो है जिस हिसाब से जो है परिवारवाद की बात है और यहाँ राष्ट्रवाद की, हम ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद कौन है? क्या उनके खून से जो है भारतीय जनता पार्टी वाले के खून से, या हमारे या किसी हिंदू मुस्लिम के खूनों में अंतर है क्या? जितने वो दम भरते हैं शायद वो पीछे हट जाएं, और हम एक नागरिक जो है जो किसी पार्टी का या किसी दल का नहीं है, वो सबसे ज्यादा जो है राष्ट्रवाद है। उसके अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी है। आप राष्ट्रवादी हैं, ठेका नहीं, ठीकरा जो है जो अपने सर पे ले रखा है वो आपके सर पे ही फूट जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप राष्ट्रवाद हैं। परिवारवाद कहाँ नहीं, सब ठीक है। बालकृष्ण जी, आपने क्या ठेका लिया है क्या? नहीं, हमने ठेका लिया है। 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आवास दिया है। हमने आयुष्मान भारत का कार्ड हर गरीब को दिया है, ये हमने ठेका लिया है। परिवारवाद की बात हो रही है, परिवारवाद की हो रही है। अरे बालकृष्ण जी, अगर इतना काम किया 10 सालों में, तो कामों को लेकर, विकास कामों को लेकर क्यों नहीं मैदान में है? मंगलसूत्र, मुसलमान, मछली, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, क्यों इस पर चर्चा होती है? हमारे इस देश के सभी प्रधानमंत्री को कंपनी कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके बेशर्मी की इंतहा हो गई है, और डरे हुए लोग 10 साल से लगातार चुनाव हार रहे हैं। ये डरे हुए लोग ये हैं, और बताते हैं कि हम डरे हुए हैं। कोई चुनाव आपके पास जवाब नहीं है, बात घुमाइए मत। 2 बार विधानसभा का चुनाव हारे। आपने वादा किया था गंगा साफ हुई, चाइना बॉर्डर पर भ्रष्टाचार, डेमोग्राफी बदल रहा है, आपकी जबान नहीं खुल रही है। अमेरिका ने आप पर आरोप लगाया, कनाडा ने आरोप लगाया, बांग्लादेश ने आरोप लगाया, पाकिस्तान के नाम पे नहीं बचा पाए। ठीक है, अनिल शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं जी। बीजेपी के लोग जिस प्रकार से बचाव कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह का, पूरा हमला आरएसएस और बीजेपी का लगा हुआ था, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ था ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए। उन पहलवान बेटियों को लतियाया, धकेया, गरियाया जा रहा था। आज वो केस साबित हो गया। लेकिन ये पता है कि बीजेपी पूरे देश से माफी मांगेगी। ये महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, बनारस में इनके कार्यकर्ता निकल कर आते हैं, उन्नाव कांड में इनके कार्यकर्ता होते हैं, राजस्थान के कांड में इनके कार्यकर्ता होते हैं। क्या स्थिति पैदा कर दी है भाई? क्या महिलाओं को यही सम्मान है आपके यहाँ? भारत की अस्मिता और मर्यादा को साथ पे रखने का काम थोड़ा मुख्तार अंसारी के बारे में बता दीजिए। अनिल शर्मा जी, थोड़ा मुख्तार अंसारी के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। क्या मुख्तार अंसारी के बेटे मुख्तार में थोड़ा बयान कांग्रेस पार्टी का क्या है बता दीजिए। अरे अब्बास अंसारी ने पाल रखा, अब्बास अंसारी को आपके सहयोगी दल ने पाल रखा है भैया। ओपी राजभर जी की पार्टी ने भी विधायक बना रखा और आपके साथ सहयोगी है वो। अब चुनाव किससे लड़ रहे हैं?
आपके सहयोगी नहीं है अब्बास अंसारी? मैं मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूँ। मुख्तार अंसारी के बारे में बता दें। अरे तो अब्बास अंसारी क्या है, आपने बाकी तो सब बता दिया। और कैप्टन अमरिंदर सिंह किस पार्टी में पूछ लीजिए जो उनके खास दोस्त हैं। क्या उन पर केस नहीं है? उनको गले लगा रखा है आपने। ब्रजभूषण शरण सिंह को कब तक संरक्षण प्रदान करेंगे? बालकृष्ण जी, जी जब जमीन खिसकने लगती है तो कहीं ना कहीं दर्द भी छलकने लगता है। क्या ये जो तमाम दर्द है, चाहे वो आरएलडी के अंदर हो या फिर बीजेपी में, क्या वो यही बतला रहा है क्या कि जमीन खिसक रही 3 फेजेस में? मुझे आपकी आवाज आई नहीं, पूरा एक बार प्रश्न पूछ लें। मेरा सवाल सर ये है कि जिस तरीके से आकलन किया गया है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यादव के जरिए कि 3 फेजेस के इलेक्शन में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस आगे है, तो ये जो तमाम दर्द अभी देखा, क्या ये जो बौखलाहट देखी गई, क्या वो उसी पिछड़ने का नतीजा है क्या? देखिए, इंडी गठबंधन को अपनी हार स्पष्ट रूप से पता है। 37 सीट पे पिछली बार सिमटे हैं, अब की 1-2 सीटें कम ही होंगी और कम होने जा रही हैं। तो कुल मिला के शहजादों की जोड़ी, सामंतवादियों की जोड़ी, मैंने पूर्व में भी कहा है, इसके बारे में देश का जनमानस, बालकृष्ण जी, मुझे एक जवाब दीजिएगा कि जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी कहते हो कि भाई विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि विपक्ष की भी सीटें होनी चाहिए, मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए, कॉन्टेस्ट अच्छा होना चाहिए और एक हेल्दी जो इलेक्शन है वो होना चाहिए? आपको तो स्वागत करना चाहिए। मैं इसका जवाब दे दूं जी। जब विपक्ष दंगावादी हो, जब विपक्ष अराजकतावादी हो, जब विपक्ष भ्रष्टाचारवादी हो और जब विपक्ष पाकिस्तान परस्त हो, जब विपक्ष शरीयतवादी हो, तो पक्का जान लीजिए कि इस देश का जनमानस, इस देश का सनातन मतावलंबी राष्ट्रवादी भारत के लोग धर्मेंद्र जी, विपक्ष को पक्का कमजोर कर देंगे। विपक्ष कमजोर। ठीक है सर। रामकृष्ण जी, इनसे पूछिए, इनको सनातन, इनको धर्म पर, इनको सीमा पर बोलने का अधिकार कौन देता है? इन्होंने गाय की बात की है, मैंने बताया 250 करोड़ रुपए चंदा लेके बीफ एक्सपोर्ट कंपनी लिया। गंगा साहब, पूरी बात सुन लीजिए, मैंने आप सुना, ये ठीक बात नहीं है, इनको रोकिए। रामकृष्ण जी, आपने गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, साफ करूंगा। 12 ऐसे जिले हैं, एनजीटी ने, मेरा ने एनजीटी का ऑर्डर पढ़िए, जहां एक भी टेरिटरी शुरू नहीं हुई और पूरी गंगा मैया को गंदा कर रहे हैं। चाइना के अंदर जो है किस तरह से सीमा पर चाइना आक्रमण कर रहा है, आपके सांसद ने कहा 4000 वर्ग जमीन कब्जा हो गई। मयंक जी कुछ कह रहे हैं, मयंक जी की बात सुन लेते हैं। जी, परिवार बात कीजिए, मयंक जी अपनी बात कीजिए। परिवार बात सुन लीजिए, बालकृष्ण पांडे पहले परिवार बात की बात उठाए, उस पर सुनिए। धर्मेंद्र जी 10 सेकंड, धर्मेंद्र जी 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड प्लीज वेट करिएगा। राम भक्तों पे गोली चलाने वाले आज सनातन धर्म पे उपदेश दे रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, सनातन धर्म नहीं, आपको तो किसानों ने जो है आपको ठीक करने का मन बना लिया है। आपने जिस तरह से उनसे आंदोलन से धोखा किया, जिस तरह से जैन चौधरी ने, जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराने का काम किया, उनके साथ जाकर के प्रचार किए, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह के किसानों के। ठीक है दिलीप जी, फाइनल एनालिसिस 13 सीटों पर 20 को। दिलीप जी, फाइनल एनालिसिस। मैं देखिए एक बात बताएं, ये जिस हिसाब से लड़ाई हो रही है, पक्ष और विपक्ष जो है, आरएलडी और जो है बीजेपी के अगेंस्ट जो है दूसरे सपा और जो है कांग्रेस पार्टी है, निश्चित तौर पे जो है वो डर दिख रहा है, वो झुझलाहट दिख रही है कि सरकार का बदलाव हो रहा है। और आपको एक चीज़ बता दें कि जो है इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जो है सीट शेयरिंग में जो है कांग्रेस है। जिस हिसाब से कांग्रेस है, इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है समाजवादी पार्टी है। उसी प्रकार से उसी रेशियो में जो है पहला कांग्रेस रहेगा, दूसरा समाजवादी पार्टी सीटें ला रही हैं और ये सरकार जा रही है, पूरी तरह से जा रही है। 3 फेज जो है जा चुका है, चौथे फेज में एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। 4 जून को आपसे मुलाकात होगी, डेफिनेटली 4 जून को यकीनन मुलाकात होगी और इस पैनल में जो जो लोग बैठे हैं उन सबको बुलाया जाएगा। और देखिए, सबके दावे नोट किए गए हैं, सबकी सीटें नोट की गई हैं और बुलाया सबको जाएगा, क्योंकि हाल हिसाब सबका होगा, सबकी बात का होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में, इस वीकेंड चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये था आज का हमारा खास मुद्दा, जहां पर देश के चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत 13 मई को मतदान होना है। 96 लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें, लेकिन इन 13 लोकसभा सीटों पर और साथ ही साथ देश के 96 सीटों पर 20 कौन साबित होता है, ये 13 मई की तारीख साफ कर देगी और तस्वीर नजर आएगी 4 जून को। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।